नमस्कार दोस्तों। हम चर्चा कर रहे थे भारतीय राजनीतिक चिंतकों की और आज का हमारा टॉपिक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अंबेडकर जी भारतीय संविधान के निर्माता माने जाते हैं और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी उनका कुछ योगदान रहा है। क्या उनके राजनीतिक विचार थे, उनकी चर्चा हम आज प्रारंभ करते हैं। अंबेडकर जी का जन्म जो है 1891 में हुआ था। अंबेडकर जयंती गजेटेड हॉलीडे होता है 14 अप्रैल को और 1956 तक उनका जीवन काल रहा। 1956 में उनका निधन हो गया। राष्ट्रीय आंदोलन की यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन में भारत का जो स्वतंत्रता का आंदोलन था उसमें हमें कई विचारधाराएं जो है दिखाई पड़ती हैं। भांति भांति की विचारधाराएं थी। यदि उन विचारधाराओं की हम बात करें तो पहली विचारधारा थी उदारवादी। उदारवादी विचारधारा कहाँ से प्रारंभ होती है तो 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी वहाँ से उदारवादियों का वह संगठन माना जाने लगा और जो प्रारंभिक दौर था 1885 से और 1905 तक उदारवादियों का ही प्रभुत्व रहा। फिर धीरे धीरे उनमें कांग्रेस में अतिवादी तत्व भी आने लगे। उदारवादियों की यदि हम मुख्य बात देखें तो इनकी संवैधानिक मांगे ही रहती थी। संवैधानिक यानी कानून के दायरे में रहकर ये बात करते थे और क्रमिक सुधार की बात करते थे। फिर 1905 के बाद दूसरा धड़ा उभरा जिसे कहा गया गरम दल या अतिवादी, और इनके मुख्य जो विरोध के तरीके थे स्वराज की मांग और विदेशी माल का बहिष्कार, विदेशी संस्थानों का बहिष्कार, ये सब इनके तरीके थे। फिर अतिवाद अपने और एक और रूप में उभर कर आता है क्रांतिकारी। क्रांतिकारियों और अतिवादियों में मुख्य अंतर ये था कि अतिवादी भले ही स्वराज बहिष्कार का सहारा लेते थे लेकिन उन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया, जबकि क्रांतिकारी मुख्यतः हिंसा पर आधारित संगठन थे। यानी इसमें जो है बम से उड़ा देना, गोली से मार देना ब्रिटिश अधिकारियों को, ये सभी काम होते थे। अब इन सब के बाद एक चौथा फेज आता है। ये फेज 1905 तक रहा, पहला जो उदारवादी फेज था। अतिवादी 1905 के बाद जब बंगभंग की घटना हुई थी तब ये मुख्य रूप से उभर कर आया और उसके बाद 1915 के आसपास जो है क्रांतिकारी संगठन भी उभरे, लेकिन ये सब जो है अपने मकसद में सफल नहीं हो पाए। तो फिर भारत में आगमन होता है महात्मा गांधी का और गांधीवादी तरीके जो है काफ़ी लोकप्रिय हो जाते हैं। ठीक है, इनके तरीके क्या थे? सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह इत्यादि। अब इन चारों तरीकों से यदि हम अलग बात करते हैं तो एक और सोच हमें दिखाई देती है, वो थे अंबेडकर। इनमें हमें उदारवादी तत्व भी दिखाई देते हैं, यानी ये संवैधानिक व्यवस्था के भी समर्थक थे। और चूंकि उस समय उदारवाद और समाजवाद दो विरोधी विचारधाराएं मानी जाती थी, लेकिन अंबेडकर के विचारों में हमें उदारवाद और समाजवाद दोनों साथ साथ दिखाई पड़ते हैं। डिटेल में हम जानेंगे कि उनका समाजवाद कैसा था और इन्हीं के विचारों में हमें जो है दलितों का चिंतन भी, दलित चिंतन भी जो है दिखाई पड़ता है। तो कुल मिलाकर के एक बहुत बड़े जो है चिंतक थे डॉक्टर अंबेडकर और काफ़ी विचारधाराओं से वो प्रभावित रहे हैं। उनके चिंतन का जो दायरा है काफ़ी व्यापक है। तो हम सीधे आते हैं उनके चिंतन पर। पहला हमारा टॉपिक है
उदारवादी एवं विवेक पर आधारित चिंतन। हमने आपको बताया कि अंबेडकर के चिंतन में जो है उदारवाद के तत्व शामिल थे। उनकी शिक्षा दीक्षा बाहर ही हुई थी, विदेश में पढ़े लिखे थे और यूरोप से पढ़े लिखे थे। यूरोपीय उदारवाद मूलतः यूरोप की ही विचारधारा थी, तो उदारवाद का इनके चिंतन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। यानी एक तरफ आप देखते हैं कि गांधी के विचारों में अध्यात्म का प्रभाव था, लेकिन इसके उलट अंबेडकर जी ने अध्यात्म को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि अध्यात्म की बजाय जो है किस चीज़ का महत्व है, तो उदारवाद का मतलब कि लोकतंत्र का महत्व है, अधिकारों का महत्व है, स्वतंत्रता का महत्व है और इसके साथ साथ विवेक का महत्व है। अध्यात्म की बजाय जो है उदारवाद और विवेक का महत्व है। किसी की चली चलाई परंपराओं को मान लेना जो है वो सही नहीं मानते थे। और उदारवाद की एक और ख़ास बात है कि उदारवाद व्यक्ति को महत्व देता है। इंडिविजुअल इज प्राइम फॉर लिबरल थॉट। तो अंबेडकर के चिंतन में भी हमें ये बात दिखाई देती है कि इन्होंने भी जो है व्यक्ति को केंद्रीय महत्व दिया और समुदाय को उतना महत्व नहीं दिया। समुदाय इनके लिए द्वितीयक था और व्यक्ति प्राथमिक था। ठीक है। फिर अब उदारवाद को वो जो है अपने तरीके से भी मॉडिफाई करते हैं और भारत में इन्हीं उदारवादी परंपराओं के साथ वो विरोध करते हैं जाति व्यवस्था का। जाति व्यवस्था उनके अनुभवों के आधार पर उन्होंने बतलाया कि जो जाति आधारित समाज है, समाज में जो जाति आधारित समाज है प्लस जो विषमता मूलक समाज है, एक जाति को श्रेष्ठ माना जाता है, दूसरी जाति को कमतर माना जाता है, ये गलत है। इन सब चीज़ों का उन्होंने विरोध किया। इन सब का उन्होंने विरोध किया। ठीक है। उन्होंने कहा कि भारत में वर्ण और जाति दोनों एक ही हैं। वर्ण का मतलब आपने पढ़ा होगा 4 वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस व्यवस्था में शूद्रों को समाज में सबसे निचला स्थान प्राप्त था। तो वो कहते हैं कि जाति व्यवस्था मूलतः जो है वर्ण व्यवस्था पर ही आधारित है और इसी का एक रूप है। इसलिए ये उन्होंने बात क्यों कही, क्योंकि गांधी जी जो है वर्ण व्यवस्था को सही मानते थे। गांधी जी वर्ण व्यवस्था को सही मानते थे, लेकिन जाति व्यवस्था को वो नकारते थे। गांधी जी ने कहा कि वर्ण व्यवस्था कार्य विभाजन पर आधारित है, जबकि जाति जो है वो समाज में विषमता का परिणाम है। इसलिए हमें वर्ण व्यवस्था का तो पालन करना चाहिए, लेकिन छुआछूत का उन्मूलन करना चाहिए। इसके उलट अंबेडकर जी क्या कहते हैं कि गांधी जी जो है, गांधी जी की वो आलोचना करते हैं इस बात के लिए कि वो वर्ण व्यवस्था का समर्थक है। उन्होंने कहा कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था को एक दार्शनिक आधार देने की कोशिश कर रहे हैं। वो मूलतः ब्राह्मणवादी व्यवस्था के समर्थक हैं और वो दलितों का हित नहीं चाहते हैं, ऐसा अंबेडकर जी का मानना था। ठीक है। अब आगे वो क्या कहते हैं, इनकी एक किताब है हू वर शुद्राज। अंबेडकर जी की किताब है हू वर शुद्राज। हमने आपको बताया कि शूद्र जो है समाज का निचला वर्ण था और हू वर शुद्राज में
अंबेडकर जो है शूद्रों की उत्पत्ति के बारे में अपने विचार देते हैं। ये किताब उन्होंने लिखी थी 1949 में। इसमें वो बताते हैं कि शूद्र कौन थे। तो वो कहते हैं कि शूद्र कोई पृथक वर्ग नहीं था, कोई पृथक वर्ण नहीं था। वो कहते हैं कि समाज में 3 ही वर्ण थे और शूद्र जो है क्षत्रिय वर्ण का ही हिस्सा थे। यानी उन्होंने कहा कि शूद्र जो है क्षत्रिय वर्ण का ही हिस्सा थे और इनको निचले रूप में क्यों रखा गया कि इन्होंने, ब्राह्मणों ने कोई नाराजगी की वजह से इनका जो उपनयन संस्कार होता है वह करना बंद कर दिया और फिर इनको त्याज्य कर दिया गया, त्याग दिया गया, बहिष्कृत कर दिया गया। और इसी के बुरे परिणाम के रूप में फिर जो है धीरे धीरे एक नया वर्ण उभर गया, शूद्र वर्ग, जिससे समाज के लोग घृणा करने लगे। ये मूलतः वो बात बताते हैं हूवर शूद्राज में। ठीक है, अब ये थी उनकी बात उदारवादी और विवेक आधारित चिंतन की। अब आपको पता होगा कि अंबेडकर का झुकाव जो है बौद्ध धर्म के प्रति था और उन्होंने जिस व्यवस्था की आलोचना की, यानी जो भारत की परंपरागत व्यवस्था थी ब्राह्मणवादी व्यवस्था, उसकी उन्होंने आलोचना की। तो हम जान लेते हैं कि अंबेडकर जी के क्या विचार थे इस संबंध में। अंबेडकर तथा बौद्ध धर्म। अंबेडकर जी ने कहा कि भारत में जो व्यवस्था है ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का मतलब 4 वर्णों की व्यवस्था, जिसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ थे और शूद्र जो है वो सबसे निचले स्तर पर थे। तो अंबेडकर जी ने कहा कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था का पहला विरोध किसने किया? पहला विरोध किया बौद्ध धर्म ने। इन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म था जिसने ब्राह्मण धर्म की विसंगतियों को उजागर किया, इसलिए ये धर्म जो है प्रासंगिक है। इस धर्म में चूंकि ईश्वर की कोई बात नहीं की गई थी, व्यक्ति की श्रम के उत्थान की बात बौद्ध धर्म करता है। तो इन बातों से भी वो प्रभावित हुए कि इसमें कर्मकांड वगैरह का इतना महत्व नहीं था जितना हिंदू धर्म में उस वक्त था। ये इन्होंने माना कि बौद्ध धर्म जो है समानता पर आधारित है, ये बंधुता पर आधारित है। यानी जो बौद्ध भिक्षु होते थे, संघ उनके होते थे, उस संघों में सभी को प्रवेश दिया जाता था और कोई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। इसलिए इससे काफी प्रभावित हुए अंबेडकर जी। यहाँ वो आलोचना कर रहे हैं, बुद्ध और मार्क्स की तुलना करके मार्क्स की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मार्क्सवादी चिंतन क्या मानता है। यदि हम मार्क्सवाद को देखते हैं तो मार्क्सवाद कहता है कि दुनिया की समस्या क्या है? पूंजीवाद। लेकिन यह जो उनका विचार है ये यूरोप पर आधारित विचार है। भारत में पूंजीवाद की समस्या नहीं है। भारत में क्या समस्या है? भारत में मूल समस्या है ब्राह्मणवादी व्यवस्था। भारत की मूल समस्या है ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जिसमें जो जातिगत भेदभाव किया जाता है, किसी एक जाति को अस्पृश्य माना जाता है, छुआछूत किया जाता है, वह समस्या मूल जड़ है अंबेडकर जी के विचार में। फिर आगे वो कहते हैं कि श्रम विभाजन, पूरी दुनिया में जो है श्रम विभाजन पाया जाता है कि ये
कोई व्यक्ति कुछ काम करता है, कोई श्रमिक है, कोई उद्योगपति है, कोई और अपना काम कर रहा है, इस प्रकार से। लेकिन श्रम विभाजन तो पूरी दुनिया में है, लेकिन भारत इकलौता ऐसा देश है, भारत इकलौता ऐसा देश है जहां श्रमिकों का ही विभाजन कर दिया गया है। यानी एक श्रमिक श्रेष्ठ है और दूसरे श्रमिक को कमतर बताया गया है। मैला ढोने वाला सबसे नीचे है, वो सफाई का काम करता है, वैसे देखा जाए उसका काम अच्छा है, लेकिन भारत की जो व्यवस्था थी उसमें मैला ढोने वाला, कचरा उठाने वाला, वो सभी बिल्कुल नीचे है। जबकि वहीं खेती करने वाला, व्यापार करने वाला, उसको जो है वर्ण व्यवस्था में ऊंचा स्थान प्राप्त था। जबकि जो है श्रम का तो एक ही मूल्य होता है, श्रम ना काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी जो विभाजन, श्रमिकों का विभाजन भारत में किया गया है, और ये श्रमिकों का विभाजन ही किया था, यही जाति थी, जाति व्यवस्था यही तो है। जाति व्यवस्था यानी कोई व्यक्ति कुछ काम करता है, उस काम के आधार पर उसके साथ भेदभाव कर देना, उसी के आधार पर उनमें विभाजन कर देना, यही तो जाति व्यवस्था है। और इस वजह से भारत की ये समस्या जो है मूल जड़ है सभी समस्याओं की। तो ये कहते हैं कि मार्क्स के विचार, जिसमें पूंजीवाद को सभी समस्याओं की जड़ मानते हैं, वो भारत के लिए सही नहीं है। फिर वो आगे कहते हैं कि मार्क्सवादी समाज का मूल आधार किसको मानते हैं। मार्क्सवाद में मूल आधार माना गया है वर्ग को, यानी एक श्रमिक वर्ग होगा, सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग। वर्ग विभाजन जो है समाज का मूल है, समस्या का मूल है। लेकिन भारत में इसकी उलट स्थिति है। भारत में कोई वर्ग नहीं है, भारत में जाति विभाजन समस्या का मूल है, और जाति का मतलब ही जो है भारत में वर्ग है। ठीक है। फिर आगे कहते हैं कि भारत में छुआछूत कैसे हुआ। छुआछूत की उत्पत्ति का कारण बताते हुए अंबेडकर जी कहते हैं कि छुआछूत की उत्पत्ति भारत में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के संघर्ष के कारण छुआछूत की उत्पत्ति हुई है। हिंदू और बौद्ध संघर्ष से ही ये छुआछूत की उत्पत्ति हुई है। इसलिए हमने देखा कि अंबेडकर जी आलोचना करते हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था की। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें समानता नहीं है, भाईचारा नहीं है, जाति पर बल दिया गया है। वो प्रभावित होते हैं बौद्ध धर्म से। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें समानता पर बल है, बंधुता पर बल है, ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, व्यक्ति को आत्मिक उन्नति का अवसर दिया गया है। फिर वो मार्क्सवाद की व्याख्या को भी अधूरी व्याख्या बताते हैं। वो कहते हैं कि पूंजीवाद को सभी समस्याओं की जड़ मानना भारत में प्रासंगिक नहीं है। भारत में सभी समस्याओं का मूल क्या है? ब्राह्मणवादी व्यवस्था। पूरी दुनिया में श्रम विभाजन पाया जाता है, जबकि भारत में श्रमिकों का ही विभाजन कर दिया गया है, जो कि जाति के रूप में सामने आता है। मार्क्सवाद क्या बात करता है? वर्ग की, यानी सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग, इनका वर्ग संघर्ष समस्याओं का मूल है, जबकि भारत में जाति ही वर्ग है। और छुआछूत की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो हिंदू और बौद्ध संघर्ष से छुआछूत की उत्पत्ति हुई। ये थे अंबेडकर जी के विचार बौद्ध धर्म के बारे में, ब्राह्मणवादी व्यवस्था और मार्क्सवाद के बारे में। अब आगे चलते हैं हम। आगे इनकी एक रचना है एनहिलिएशन ऑफ कास्ट, यानी छुआछूत का उन्मूलन। छुआछूत का उन्मूलन। ये किताब का शीर्षक भी है और इनके इसी विषय में इनके विचार इसमें प्रकाशित हुए हैं। इसमें वो क्या कहते हैं
कि जाति व्यवस्था का किस प्रकार से हम उन्मूलन उसको कर सकते हैं, तो उसके कुछ चरण बताते हैं। ये चरण क्या बताते हैं? ये कहते हैं कि सबसे पहला जो चरण होगा, सबसे पहला चरण होना चाहिए परिवर्तन का या सुधार का। पहला परिवर्तन चरण होगा परिवर्तन का चरण। या सुधार का चरण। परिवर्तन या सुधार के चरण में क्या होगा कि समाज में जो जाति के आधार पर काम होता है, तो वह विभाजन बंद हो जाना चाहिए। यानी जाति के आधार पर काम को बंद कर दिया जाना चाहिए। ये पहला सुधार वो बताते हैं। फिर इससे आगे कुछ बंधन टूटेंगे, यानी हर व्यक्ति हर प्रकार का काम करने लगेगा, तो जातिगत बंधन कुछ शिथिल होंगे। लेकिन वो कहते हैं कि समस्याओं की मूल जड़ कहाँ है, कि भारत में जाति व्यवस्था इतनी गहराई से बैठ गई है कि एक जाति से दूसरी जाति में शादी विवाह ही नहीं होते और जाति का बंधन बना रहता है। इसलिए दूसरा वो सुधार बताते हैं कि अंतर जातीय विवाह होने चाहिए। अंतर जातीय विवाह होगी, माता की कुछ अलग जाति है, पिता की कुछ अलग जाति है, तो जाति का दंभ संतान में उतना नहीं रहेगा, उनके माता पिता में भी इतना जाति का अभिमान नहीं रहेगा। जाति की पहचान को लेकर उनकी जो सोच उस प्रकार से दृढ़ नहीं होगी। ठीक है। इससे क्या होगा, इन दोनों चीजों से जो कठोर विभाजन है वो समाप्त हो जाएगा। समाज में जाति का जो कठोर विभाजन हो गया है वह समाप्त हो जाएगा और एक तरीके से शिथिल पड़ जाएगा बंधन। यह है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये बताते हैं कि नवीन पहचान का तरीका, नई पहचान का तरीका। नवीन पहचान का निर्माण, यानी ट्रांसडेंस। इन्होंने इंग्लिश में एक टर्म यूज की, ट्रांसडेंस। इन इंग्लिश टर्म को भी आप ध्यान में रखें। इसके लिए परिवर्तन या सुधार के लिए इन्होंने यूज किया है रेफिकेशन। ठीक है। तो नवीन पहचान का निर्माण कैसे होगा? हमने आपको बताया कि विवेक को मानते थे, उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे, तो यानी ये तर्क को मानते हैं और प्लस उदारवाद। ठीक है। इसलिए ये कहते हैं कि लोगों की जो पहचान है, अपनी स्वतंत्र पहचान वो निर्मित करें। नई पहचान कैसे निर्मित होगी? आज जो पहचान है वह पहचान है जाति के आधार पर, लेकिन जाति के आधार पर आपने काम करना बंद कर दिया, अंतरजातीय विवाह पे तो एक निश्चित जाति नहीं रही, तो आप नई पहचान किस प्रकार से बनाएंगे? उसी नई पहचान को नाम देते हैं नवीन पहचान का। वो हो सकता है आपकी प्रोफेशन के आधार पे हो, वो हो सकता है आपके सामाजिक संबंधों के आधार पर हो, किसी भी आधार पर एक नवीन पहचान के निर्माण की वकालत करते हैं जो जाति व्यवस्था पर आधारित नहीं हो। ठीक है। तो ये चरण था नवीन पहचान का चरण। फिर इसके आगे समूल नाश की वो बात करते हैं। तीसरा चरण बतलाते हैं जाति व्यवस्था का समूल नाश। समूल नाश कैसे होगा? समूल नाश के लिए कोई अलग से चरण करने की जरूरत नहीं है। यानी ये जब ये दो चीजें अच्छे से लागू हो जाएंगी, यानी जब समाज में परिवर्तन आ जाएगा
और परिवर्तन के साथ हर व्यक्ति को जाति के अलावा, जाति के आधार पर नहीं बल्कि उसकी नई पहचान से पहचाना जाने लगेगा। फलां जाति का व्यक्ति नहीं बल्कि फलां व्यक्ति की कुछ अलग पहचान हो जाएगी। तो इसी वजह से ही ये स्वाभाविक होगा कि स्वाभाविक रूप से जाति व्यवस्था समूल रूप से नष्ट हो जाएगी। स्वाभाविक रूप से जो है समूल नाश हो जाएगा जाति व्यवस्था का, ऐसा इनका मानना था। तो ये था छुआछूत का उन्मूलन, एनहिलिएशन ऑफ कास्ट। इनकी ये जो पुस्तक है एनहिलिएशन ऑफ कास्ट, ये प्रकाशित हुई थी 1936 में, और जाति व्यवस्था के समूल नाश के विचार ही ये इसमें प्रतिपादित करते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि समूल नाश के लिए आप जो है कुछ वैधानिक तरीकों, यानी आप जो है विधि का या कानून का सहारा भी ले सकते हैं, और राजनीतिक माध्यम यानी राजनीति का भी सहारा इसके लिए, नाश के लिए लिया जा सकता है। इसी के लिए उन्होंने आरक्षण की भी वकालत की थी, लेकिन अब ये व्यवस्थाएं जो है अपने मूल रूप में सफल नहीं हो पाई हैं। आप इस पर विचार करें कि अंबेडकर जी ने आरक्षण क्यों लागू करवाया था, और आज वह जो है किस प्रकार से जो है राजनीति का माध्यम हो गया है। वो चाहते थे कि राजनीति जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, लेकिन हो इसके उलट रहा है। राजनीति जो है जाति आधारित वोट बैंक को पाने के लिए ही जो है राजनेता प्रयास करने लगते हैं कि फला जाति के वोट, फला जाति के वोट। इस प्रकार एक जाति को एक वोट बैंक के रूप में देखा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अंबेडकर जी के जो विचार थे उन पर हमारा देश नहीं चल रहा है, और ये ज़रूरत है कि उनके विचारों को हम समझें और उसी के आधार पर जो है समाज की जो विषमता है उसको समाप्त करें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे उनका विचार है कि किस प्रकार वो अल्पसंख्यक अधिकारों की बात करते हैं, माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं। अल्पसंख्यक अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि दलितों का उत्थान, हमने आपको बताया कि दलित उत्थान से संबंधित उनके विचार मुख्यतः दलितों के उत्थान से ही संबंधित है। अब वो कह रहे हैं कि दलितों का उत्थान कैसे होगा। दलितों के उत्थान के लिए वो क्या तरीका बताते हैं। वो कहते हैं कि दलितों का उत्थान तब तक नहीं होगा जब तक इनको राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। यानी दलितों का उत्थान का तरीका है इनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना, कुछ सीटें इनके लिए जो है आरक्षित कर देना, या उन पर सिर्फ दलित प्रतिनिधि ही चुने जाना। ऐसी बाध्यता करने से इनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा और वो प्रतिनिधि फिर दलितों की आवाज को उठाएंगे। इससे दलितों का उत्थान होगा। यानी राजनीतिक प्रतिनिधित्व के दो फायदे वो बतलाते हैं। दो फायदे कौन से होंगे? एक तो समुदाय के हित, दलित समुदाय के जो हित हैं वो ही उन प्रतिनिधियों के हित होंगे, क्योंकि वो भी तो समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व हो जाएगा, उनको कहने वाला कोई आदमी मिल जाएगा। दलितों की बातों को कहने के लिए जो उनके राजनीतिक प्रतिनिधि हैं वो बातों को आगे तक पहुंचाएंगे। फिर अब दलितों में से एक व्यक्ति जो है राजनीति में भागीदार बन रहा है, तो इससे दलित समाज में राजनीतिक शिक्षा का भी विकास होगा। एक उनका ही भाई बंधु चुन करके और ऊपर विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा में जा रहा है, तो इससे उनका मानना था कि राजनीतिक विकास, शिक्षा का विकास होगा, राजनीतिक जागरूकता आएगी दलित समाज में। तो इसलिए दलितों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व जरूरी है।
फिर आगे कहते हैं कि अल्पसंख्यकों का विशेष प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के में ये जरूरी है कि अल्पसंख्यकों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाए। यानी वो इस बात की वकालत करते हैं कि अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। क्यों दिया जाना चाहिए? ताकि इनको जो है बहुसंख्यकों मेजॉरिटी के जो अत्याचार है उनसे इनको बचाया जा सके, बहुसंख्यकों के अत्याचार से बचाने के लिए। ठीक है। अब उस समय मुसलमानों को जो है आरक्षण मिल चुका था राजनीतिक प्रतिनिधित्व का। ये बताते हैं कि मुसलमानों को अल्पसंख्यक दर्जा मिला है, इस वजह से मुसलमानों को फायदा हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि दलित भी अल्पसंख्यक है, इसलिए इनको भी जो है ये दर्जा दिया जाना चाहिए। यानी मुसलमानों को अनेक लाभ मिले हैं, इसलिए दलितों को भी, दलित उत्थान के लिए क्या जरूरी है कि दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व का बात इन्होंने की। इसी विचार की वजह से, इसी मांग की वजह से फिर गांधी जी ने अनशन शुरू किया था और अंबेडकर गांधी जी का समझौता भी हुआ था। वो इतिहास का विषय है, वहाँ पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ इनका विचार ये था कि दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। लेकिन फिर गांधी जी और इनमें कुछ असहमति हुई, तो इन्होंने जो है मूलतः अलग प्रतिनिधित्व की बात को छोड़ करके और ये सहमत हो गए कि ठीक है, हिंदू कोटे से ही आप जो है कुछ सीटें दलितों के लिए आरक्षित कर दीजिए। उस पर वो राजी हो गए थे। तो इस प्रकार वो जो है महत्व देते थे अल्पसंख्यक अधिकारों को, और उनके लिए ये ज़रूरी था कि लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए जाएं ताकि वो बहुसंख्यक के अन्याय से बचे रह सके। अब देखते हैं लोकतंत्र का या सामाजिक न्याय का विचार। लोकतंत्र व सामाजिक न्याय। डॉक्टर अंबेडकर पर जो है एक पाश्चात्य विचारक थे, जॉन डीवी। जॉन डीवी का बहुत बड़ा प्रभाव था। जॉन डीवी का मानना था कि हर व्यक्ति के विवेक यानी उसके विचारों को विकसित होने देना चाहिए, उसे सोचने समझने व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, और स्वतंत्रता, इन दोनों विचारों को उन्होंने जॉन डीवी से ग्रहण किया। ठीक है। विवेक और स्वतंत्रता को अंबेडकर जी ने खास महत्व दिया। और विवेक स्वतंत्रता किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? उदारवाद का। उदारवाद किसका प्रतिनिधित्व करता है? लोकतंत्र का। ठीक। तो इस प्रकार ये लोकतंत्रवादी विचार जो है उनके विचारों में परिलक्षित होते हैं। अब चूंकि वो समर्थक हैं लोकतंत्र के, यानी लोकतंत्र की बात तो वो करते हैं, कहते हैं कि प्रतिनिधियों का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि भारत में जाति और वर्ग की समस्याएं हैं और लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसमें प्रत्येक जाति का भला नहीं हो सकता। यानी जाति और वर्ग की विशेषताएं, जाति व वर्ग लोकतंत्र के प्रतिकूल है। किस प्रकार प्रतिकूल है? वो कह रहे हैं कि इसमें जो है दलितों को दबा दिया जाएगा, उनकी आवाज़ को, क्योंकि उनके जो संख्या बल है उतना नहीं है, अल्पसंख्यक है। इसलिए जो अगड़ी मानी जाने वाली जातियां हैं वो दलितों को दबा देगी, उनका उत्थान नहीं होने देंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि स्वतंत्रता या लोकतंत्र कब प्रभावी होगा? स्वतंत्रता
अकेली स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है, इसके साथ साथ समाज में समानता भी होनी चाहिए और बंधुता भी होनी चाहिए। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इन तीनों बातों की वो बात करते हैं। यानी जब तक समानता और बंधुता नहीं होगी तब तक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। हमने देखा कि अल्पसंख्यक अधिकारों की वो बात करते हैं और अल्पसंख्यक अधिकारों को वो ग्रहण करते हैं जे.एस. मिल से। यानी मिल की ही भांति उन्होंने अल्पसंख्यक अधिकारों की वकालत की। फिर अब राज्य में व्यवस्था कैसी हो उसके बारे में वो कहते हैं कि लोकतंत्र तो ठीक है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो लोकतांत्रिक होना चाहिए, लेकिन जो कारखाने हैं, कारखानों पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। कृषि पर भी राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। यहाँ भी इनके ये जो विचार हैं, ये यहाँ दलित चिंतन का पुट हमें दिखाई देता है कि कारखानों में यदि राज्य के नियंत्रण में नहीं होंगे तो दलितों का कल्याण या दलितों को हिस्सा अधिक नहीं मिल पाएगा। इसी प्रकार कृषि भूमि भी दलितों के पास ना के बराबर थी, और यदि वह भी राज्य के पास नहीं होगी तो जो जमींदार वर्ग है उसी के ही हित पोषण होता रहेगा और दलितों के हाथ कुछ नहीं लगेगा। यानी उनके विचारों में लोकतंत्र तो था ही, हम कह सकते हैं कि इनके विचारों में लोकतंत्र के साथ साथ कल्याणकारी विचार भी हैं, कल्याणकारी राज्य का विचार, वेलफेयर स्टेट की वो बात कर रहे हैं। और उनके विचारों को हम कह सकते हैं कि वो लोकतांत्रिक समाजवादी हैं। लोकतांत्रिक समाजवादी। वैसे आप यदि शब्दों के मूल में जाएं तो लोकतंत्र होना और कल्याणकारी सरकार होना दोनों नदी के दो किनारे हैं जो कभी अपनी विचारधारा के मूल में मिल नहीं सकते थे। यानी लोकतंत्र प्रतिनिधित्व करता है उदारवादी विचारधारा का, और कल्याणकारी राज्य का विचार प्रभुत्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है समाजवाद का या मार्क्सवाद का, साम्यवाद का। लेकिन इन दोनों का मिश्रण कर करके और अंबेडकर जी कहते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था होनी चाहिए। इसका मतलब कि हमारा उद्देश्य समाजवाद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूंजीपतियों से या जो उच्च वर्ग है उससे छीन करके और निम्न वर्ग को या निम्न कही जाने वाली जातियों को दे दें। इसके लिए हमारा समाजवाद का उद्देश्य किसके जरिए पूरा होना चाहिए? लोकतंत्र के जरिए। यानी समाजवाद उद्देश्य है और लोकतंत्र माध्यम है। ठीक है, यानी मार्क्स की तरह उथल पुथल वाले मार्क्सवाद की या साम्यवाद की उन्होंने बात नहीं की, लोकतांत्रिक समाजवाद की बात की। और फिर यही विचार आप देखते हैं कि संविधान में भी जो व्यवस्था अपनाई गई और जो व्यवस्था व्यवहार में भी लाई गई उसमें भी लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य भारत ने अपनाया, समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं कि उन्होंने भारत में लोकतंत्र का बेहतर क्रियान्वयन कैसे हो, इसके लिए किन किन बातों को माना। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र का बेहतरीकरण कैसे हो, उसका बेहतर इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, इसके लिए ज़रूरी है कि राजनीतिक दल होने चाहिए। यहाँ आप याद करें कि गांधी जी जब हमने पढ़ा था तो गांधी जी ने कहा था कि दल विहीन लोकतंत्र होना चाहिए। यदि राजनीतिक दल होंगे तो फिर असली लोकतंत्र नहीं आ पाएगा। उसकी उलट अंबेडकर कह रहे हैं कि राजनीतिक दल होने चाहिए। राजनीतिक दलों से ही जो है अच्छा लोकतंत्र आ पाएगा,
फिर आगे वो कहते हैं कि एक बेहतर नागरिक सेवा की आवश्यकता है, एक बेहतर सिविल सेवा की आवश्यकता है समाज को, सिविल सेवा की। और साथ ही साथ अगली बात वो कहते हैं कि लोगों में नैतिकता भी होनी चाहिए। यानी वो बताते हैं कि लोकतंत्र कब सफल होगा, राजनीतिक दल की प्रणाली अपनाई जाए, एक बेहतर सिविल सेवा काम में लगी हो और लोग भी नैतिक हो जाएं, तभी जो है लोकतंत्र भारत में सफल हो पाएगा। ये था इनका लोकतंत्र और सामाजिक न्याय का विचार। चलिए आगे हम देखते हैं इनकी राजनीति कैसी रही, राजनीतिक रणनीति क्या रही। तो अंबेडकर की राजनीतिक रणनीति। अंबेडकर के विचार हमें काफ़ी दार्शनिक टाइप प्रतीत होते हैं, लेकिन धरातल पर वो उतने सक्सेसफुल नहीं रहे। उन्होंने जो है लेबर पार्टी, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इन सब से उन्होंने जो है कोशिश की राजनीति में आने की। यानी सबसे पहले उन्होंने गठित की लेबर पार्टी। आप देखते हैं कि ऐसे नाम कहाँ मिलते हैं, लेबर पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, ये सब वही यूरोपीय अमेरिकन विचार हैं और वहीं इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी और भारतीय जनमानस से इतना जुड़ाव नहीं था इनका। तो लेबर पार्टी के जरिए, हालांकि इनके विचारों में ये चाहते थे कि वंचित वर्ग का भला हो, लेकिन फिर आम जनमानस इनके विचारों को समझ नहीं पाता है। लेबर पार्टी द्वारा ये क्या करते हैं कि समाज के जो वंचित वर्ग है, यानी वंचित वर्ग को एकत्र करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। और ये किससे प्रभावित था, मैंने आपको बताया कि ये यूरोपीय विचार था। ब्रिटेन में एक लेबर पार्टी है, ब्रिटिश लेबर पार्टी से प्रभावित होकर के इन्होंने जो है लेबर पार्टी का गठन किया था। तो ये पार्टी जो है इनकी चली नहीं, ज़्यादा असफल हो गई। फिर इन्होंने अगली पार्टी का गठन किया और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, यानी ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इसका इन्होंने गठन किया। लेकिन अब यहाँ इन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट का नाम ले दिया। किसी भी, यदि आप विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र, भले ही आज के हों या उस समय के हों, यदि आप एक जाति का प्रतिनिधित्व करने लग जाते हैं तो ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि आप कोई चुनाव जीत पाएं। और इन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट का नाम अपनी पार्टी में जोड़ दिया। जहां जो इनकी राजनीतिक क्षेत्र था वहां शेड्यूल्ड कास्ट का इतना प्रभुत्व नहीं था कि वो राजनीतिक रूप से अकेले एक शेड्यूल्ड कास्ट जो है एक उम्मीदवार को जिता सके। तो एक ही जाति के वोट से ये जो है चुनाव जीत पाने में सफल नहीं हो पाए। इस वजह से इनका ये जो विचार है, ये पार्टी भी असफल हो गई। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन भी जो है अधिक नहीं चल पाया। अब आप देख रहे हैं कि इनके राजनीतिक विचार प्रभावी हैं किससे? यहाँ ब्रिटेन से प्रभावित होकर के लेबर पार्टी का गठन किया और तीसरे चरण में 50 के दशक में संविधान लागू होने के बाद इन्होंने जो है अमेरिका से प्रभावित होकर के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की नींव रखते हैं।
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ अमेरिका में एक रिपब्लिकन पार्टी है, उसी से प्रभावित होकर के नाम लिया गया था। ये भी ज़्यादा कुछ सक्सेसफुल हो नहीं पाई। तो कह सकते हैं कि अंबेडकर जी राजनीतिक रूप से उतने सफल नहीं हो पाए, लेकिन उनके विचारों की प्रासंगिकता है और संविधान निर्माण की उनकी जो भूमिका है उसकी वजह से हम उनको मुख्यतः याद करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि संविधान निर्माण में अंबेडकर की भूमिका। संविधान निर्माण में आप सभी जानते हैं कि ये अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी संविधान की। प्रारूप समिति का मतलब ये हुआ कि जिस कमेटी ने संविधान सभा का चुनाव हुआ, विभिन्न क्षेत्रों से चुन करके प्रतिनिधि आए और उन्होंने संविधान सभा में अपने में से 6-7 लोगों को जो है एक कमेटी बनाई उनकी, कि आप लोग जो है एक मूल ढांचा संविधान का तैयार कीजिए, उस संविधान को ड्राफ्ट कीजिए, और उसी कमेटी का इन्होंने नाम रखा प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। और उस ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। अब उनके प्रभाव से क्या क्या चीज़ें जो है मुख्यतः निकल के आई संविधान में, क्या प्रभाव उनके थे। तो सबसे बड़े तो वो समर्थक थे मौलिक अधिकारों के, तो मौलिक अधिकार उनकी देन माने जाते हैं। ठीक है। फिर इनके विचार ये थे कि निदेशक तत्व है, 10 साल के भीतर लागू हो जाने चाहिए। यानी भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में, इनका मानना था कि 1960 तक ये सारे निर्देशक तत्व आप लागू कर दीजिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि आज तक लागू नहीं हो पाए हैं। संविधान लागू हुए लगभग 70 साल बीत गए हैं। तीसरी बात इनके विचारों में भी हमने देखी कि इन्होंने अल्पसंख्यकों को अधिकारों की बात कही। और मूल अधिकारों में भी जो है अल्पसंख्यक अधिकार की बात की गई है। फिर आगे इन्होंने वकालत की, आरक्षण की, यानी आरक्षण का भी इन्हीं को जनक माना जाता है। यानी इस आरक्षण के माध्यम से इन्होंने सामाजिक न्याय को प्रतिष्ठित करने की कोशिश की। आरक्षण को भी ये जो है स्थायी लागू नहीं रखना चाहते थे, लेकिन फिर जो है विरोध की संभावना के चलते सरकार उसको आगे बढ़ाती गई और बढ़ता गया, और आज तक आरक्षण बना हुआ है। ये इनके विचार थे। फिर डॉक्टर अंबेडकर समर्थक थे कि संघ सरकार जो है वो शक्तिशाली होनी चाहिए, यानी राज्यों को उतने अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए जितने कि संघ सरकार को। संघ का शक्तिशाली होने का मतलब कि जो सिविल सेवा की नियुक्ति करता है यूपीएससी, उसकी इन्होंने समर्थन की। ऑडिटिंग अकाउंटिंग करने वाले कैग संगठन की भी इन्होंने वकालत की कि एक ही होना चाहिए पूरे देश के लिए। पूरे देश के लिए चुनाव आयोग एक हो, वो भी शक्तिशाली संघ को दर्शाता है। इस प्रकार बहुतेरे तत्व हैं जो शक्तिशाली संघ की बात करते हैं, और इन सब के समर्थक थे डॉक्टर अंबेडकर। अब यहाँ एक विपरीत टिप्पणी भी आती है इनके योगदान के प्रति। एक नाम आपने सुना होगा, ग्रेनविल ऑस्टिन। इन्होंने भारतीय संविधान पर टिप्पणी की है और काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी। अब ग्रेनविल ऑस्टिन क्या कहते हैं कि संविधान निर्माण में अंबेडकर की भूमिका ज़्यादा नहीं थी। इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, नेहरू की, पटेल की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। इन चारों की सबसे ज़्यादा भूमिका थी। क्यों थी? क्योंकि ये सब जो हैं कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे।
और कांग्रेस के ये चारों ही उस समय निर्विवाद नेता थे, इसलिए इनकी ही महती भूमिका थी। और अंबेडकर जी जो है एक मुखौटा थे, इनके विचार ही जो है अंबेडकर जी ने मुख्यतः लिखे हैं, और उनको इसलिए ही सभा में लाया गया ताकि संविधान की वैधता बनी रहे और लोग ये समझें कि हाँ, दलितों के चिंतन को, अल्पसंख्यक अधिकारों की भी बात की गई है और स्वीकार्यता बढ़ जाए। यह आलोचना ग्रेनविन ऑस्टिन जी करते हैं, लेकिन क्या सही है क्या गलत है वो आप परखें। इनका मुख्यतः यही मानना था कि चूंकि कांग्रेस का बहुमत था और अंबेडकर जी भी संविधान की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए शामिल किए गए थे, मुख्य मकसद यही था। ठीक है, ये थी संविधान निर्माण में इनका क्या योगदान रहा। अब मूल बात करते हैं कि राष्ट्रवाद के प्रति भी क्या कुछ विचार थे अंबेडकर जी के, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन तो पूरा राष्ट्रवाद पर ही आधारित था। अब राष्ट्रवाद के बारे में इनके विचारों पर काफ़ी विवाद होता है कि इनकी राष्ट्रवाद के विचारों की उतनी भूमिका नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि कैसे थे उनके विचार। हम सभी मानते हैं कि संविधान जो है डॉक्टर अंबेडकर की ही देन है और राष्ट्र के निर्माण में उनका अमूल्य योगदान है, यानी उन्होंने समाज में समानता स्थापित करनी चाहिए। तो पहला उनका राष्ट्रवादी तत्व है कि उन्होंने समता मूलक समाज बना करके जो है देश को सुदृढ़ किया, एकता का मार्ग प्रशस्त किया। इन्होंने विरोध किया उपनिवेशवाद का, साम्राज्यवादी व्यवस्था के विरोधी थे, और इन्होंने अंग्रेजों की आलोचना करते हुए कहा कि आप लोग जो है अपनी उपनिवेश बनाए रखने के लिए आप सामाजिक सुधार नहीं कर रहे हैं। और यदि आप सामाजिक सुधार के बिना स्वतंत्र हमें करेंगे तो वह स्वतंत्रता निरर्थक होगी। यदि सामाजिक सुधार के बिना स्वतंत्र कर रहे हैं तो फिर दलित जो है आज आपके गुलाम हैं, कल अगड़ी जातियों के गुलाम हो जाएंगे, इसलिए वह स्वतंत्रता निरर्थक हो जाएगी। इसलिए इनके विचारों में राष्ट्र और राष्ट्रवाद, इन दोनों से बढ़कर के जो चीज़ दिखाई देती है वह है मानवता, यानी वो समानता की बात करते हैं, और तर्क विवेक की, यानी विवेक पर, तर्क के आधार पर सभी मानव समान हैं, इसलिए सबको जो है समान अधिकार होने चाहिए, ऐसा इनका मानना था। गांधी जी की तरह कुछ असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऐसा इनका स्पष्टता कोई योगदान नहीं है, लेकिन चूंकि संविधान निर्माण में इनकी भूमिका है इसलिए समतामूलक समाज की इन्होंने बात की और समतामूलक समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। दलितों को आरक्षण जैसा सामाजिक न्याय का हथियार उपलब्ध कराया, जिससे आज हम देख रहे हैं कि दलित समाज में काफ़ी उन्नति संभव हो पाई है। और ये सब जो है अप्रत्यक्ष रूप से यही सब मिलकर के और राष्ट्रीय एकता को संभव बनाते हैं। जब देश के वर्ग आपस में लड़ते रहेंगे तो देश एक नहीं हो पाएगा, और एक नहीं हो पाएगा तो राष्ट्र के रूप में संगठित नहीं रह पाएगा, बिखर जाएगा। इसलिए यह योगदान भी अपने आप में काफ़ी बड़ा योगदान है, इसको हम नकार नहीं सकते। फिर अब काफ़ी बार चर्चा होती है कि गांधी और अंबेडकर के विचारों में कुछ समानता है, असमानता है, मतभेद है, तो थोड़ा सा आइडिया हम ले लेते हैं गांधी और अंबेडकर का। अब इनके चिंतन में कुछ असमानताएं थी, कुछ मतभेद थे। यदि गांधी जी का चिंतन हम देखें तो वह आधारित था आध्यात्म पर, और इसमें धर्म का अधिक महत्व था, जबकि अंबेडकर जी का जो चिंतन था वह राजनीतिक चिंतन था
लोकतांत्रिक या उदारवादी चिंतन कह सकते हैं, या वैधानिक कानून व्यवस्था की अधिक बात वो करते थे। ठीक है, अब राजनीतिक रणनीति के रूप में देखें, अंबेडकर जी के राजनीतिक करियर तो हमें देख चुके हैं, 3 पार्टियों की उन्होंने स्थापना की थी अलग अलग समय पे। तो राजनीतिक रणनीति के रूप में गांधी जी जो है किसकी बात करते हैं, सत्याग्रह की, यानी सत्याग्रह का प्रयोग वो करते थे। जबकि अंबेडकर जी कहते थे कि सत्याग्रह नहीं बल्कि पार्टी व्यवस्था और प्रतिनिधित्व, इन सब से ही जो है उत्थान संभव हो पाएगा। तीसरा मुद्दा सामाजिक न्याय का, यहाँ भी मतभेद है। सामाजिक न्याय की यदि हम बात करें तो गांधी जी सामाजिक न्याय, एक जाति की आलोचना नहीं कर रहे हो, सभी के उदय की, सर्वोदय का विचार हम देख चुके हैं, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, सर्वोदय की बात करते हैं। जबकि अंबेडकर जी यहाँ बात करते हैं कि लोकतांत्रिक, समाजवादी और लोक कल्याणकारी व्यवस्था होनी चाहिए। लोकतांत्रिक, समाजवादी और लोक कल्याणकारी। अब यहाँ आपको एक चीज समझनी है कि क्यों गांधी जी के विचार इतने लोकप्रिय हुए और अंबेडकर जी के क्यों नहीं हुए। अंबेडकर जी के जो विचार हैं, ये ऐसा लग रहा है कि पश्चिमी विचार ही आयातित कर लिए गए हैं और इनमें जो है देसीपन जो है तो कहीं छूट रहा है, देश के हिसाब से नहीं डाले गए। जबकि गांधी जी का जो सर्वोदय का विचार है तो ये पूरा देसी विचार है। गांधी जी ने घूम करके पूरे देश की स्थिति परिस्थिति को परखा था और इस वजह से उन्होंने सर्वोदय के अपने विचार का विकास किया था। जबकि लोकतांत्रिक, समाजवादी, लोक कल्याणकारी व्यवस्थाएं, ये सभी यूरोपीय समाजों पर सफल हुई प्रयोग व्यवस्थाएं थी, उनसे अंबेडकर जी ने विचार ग्रहण किए थे। भारतीय समाज में इनका उचित है या नहीं, यह जांचे परखे बिना उन्होंने जो है इनको लागू किया। हालांकि इनका भी महत्व है, इनसे भी समाज का कल्याण संभव है, लेकिन उस समय की परिस्थितियां क्या थी, उस समय गांधी जी ज़्यादा लोकप्रिय हुए और अंबेडकर जी उतने लोकप्रिय नहीं हो पाए। फिर चौथी बात हम करें तो लोकतंत्र किस प्रकार से आएगा, इसके बारे में भी दोनों के अलग अलग विचार हैं। यहाँ गांधी जी कहते हैं कि लोकतंत्र का जो मूल स्तंभ है वो होना चाहिए पंचायती राज, यानी ग्रास रूट लेवल पे जो है ज़्यादा अधिकार दिए जाने चाहिए। वहीं अंबेडकर जी कहते हैं कि मजबूत संघ होना चाहिए, संसदीय और संघात्मक शासन। हमने आपको बताया कि एक मजबूत संघ की बात करते हैं और संघ सरकार को ही अधिक अधिकार दिए जाने की वकालत करते हैं। ठीक है, अब ये थी इनकी तुलना। हम देख रहे हैं कि दोनों, किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था, ना ही गांधी जी का और ना ही अंबेडकर जी का। भले ही गांधी हो या अंबेडकर जी हो, इन दोनों का राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका है। यानी हम कह सकते हैं कि अपने अपने तरीके से इन्होंने राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दिया है। दूसरी बात, इनका मकसद एक ही था कि समाज की भलाई हो, राष्ट्र की भलाई हो, यानी इनका साध्य एक था। लेकिन मतभेद कहाँ था, तो कह सकते हैं कि साधन पर इनका मतभेद था, साधन पर मतभेद था। ये थे इनका मोटा मोटा अंतर। तो ये कंप्लीट हुए अंबेडकर जी के विचार। अगले विचार के साथ हम जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप हमारे इन जो
लेक्चर्स की PDF यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर के जाकर के ग्रुप को ज्वाइन कर लें और वहाँ से हर वीडियो लेक्चर की PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको लेक्चर पढ़ के समझने में जो है सहूलियत रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।